हमारी आज की जो रियल हॉरर स्टोरी है, ये कहानी बनारस की होने वाली है। बनारस एक ऐसा शहर जहाँ पर गंगा के किनारे 80 से ज़्यादा घाट हैं। ये घाट अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। पूरे देश से लोग यहाँ पर गंगा की आरती देखने और यहाँ पर जो धार्मिक समारोह होते हैं, उनको देखने के लिए लाखों की संख्या में आते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ कि ये जो घाट हैं, इनकी एक और साइड भी है। कुछ-कुछ घाट बनारस में ऐसे हैं जहाँ पर चिताएँ हमेशा जलती रहती हैं और यहाँ पर लोग बहुत दूर-दूर से आते हैं। तो इस इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पर आपको उन्हीं घाटों पर, जहाँ रात के समय, दिन के समय चिताएँ जलती हैं, आपको बहुत सारे अघोरी देखने को मिल जाएँगे। तो हमारी आज की जो कहानी है, ऐसे ही एक घाट की है जहाँ पर चिताएँ जलाई जाती थी और एक लड़का जो कि दिल्ली का रहने वाला है, वो बनारस घूमने आता है और फिर उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो उसे अपनी पूरी ज़िंदगी याद रह जाती हैं। तो बिना किसी देरी के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और आइए आज की इस भयानक कहानी को शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली शहर से। दिल्ली शहर में एक दोस्तों का ग्रुप होता है। उस ग्रुप में एक आर्यन नाम का लड़का था। उसकी जो एज थी उस समय 22 साल थी। अब आर्यन अपने दोस्तों से कहता है कि वीकेंड की छुट्टियाँ पड़ने वाली हैं, क्यों ना हम सभी दोस्त बनारस घूमने के लिए जाते हैं। अब मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा-सा एक चीज़ बता दूँ कि ये जो स्टोरी है, हमें आर्यन के जो दोस्त उसके साथ बनारस गए थे, उन्होंने ही शेयर करी है और ये कहानी है लॉकडाउन से थोड़े से समय बाद की। जब लॉकडाउन खुला था उसके 5 से 6 महीने बाद की ये कहानी है। तो हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं। तो ये सारे दोस्त डिसाइड करते हैं बनारस जाने का। अब ठीक है, इन लोगों का प्लान वगैरह होता है। ये सारे लोग ट्रेन की टिकट बुक करते हैं और टिकट बुक करने के बाद ये सभी लोग एक शाम रेलवे स्टेशन पर बनारस के पहुँचते हैं। इन लोगों के लिए काफ़ी नया था बनारस जैसे शहर में आना। अब बनारस पहुँचने के बाद इन सभी दोस्तों के लिए सबसे बड़ा काम था रूम ढूँढना। तो स्टेशन से थोड़ी-सी दूर पर ये सभी लोग रूम वगैरह ढूँढने जाते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गया कि आर्यन को मिलाकर ये 4 लोग गए थे। मतलब आर्यन और 3 दोस्त उसके और, टोटल 4 लोग। तो ये सभी लोग सोचते हैं कि 2 रूम ले लेते हैं, 1 रूम में 2 लोग हो जाएँगे, तो सही रहेगा। तो इन्होंने ढूँढने की कोशिश करी, फिर इन्हें एक नॉर्मल सा रूम मिलता है, तो ये लोग 2 रूम लेते हैं। एक में आर्यन उसका फ्रेंड और एक में 2 लोग और। तो शाम के टाइम ये लोग पहुँचे थे, तो इन्होंने चेंज वगैरह करा, फिर बाहर जाते हैं, थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह करा, फिर उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि क्यों ना आज शाम से ही हम लोग घाट वगैरह ढूँढना स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी लोग घाट वगैरह घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो आर्यन था उसकी अघोरी साधना वगैरह, तांत्रिक वगैरह, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा उसकी एक्साइटमेंट थी। तो ऐसे ही वो सभी लोग, एक घाट है बनारस का जहाँ पर चिताएँ हमेशा जलती रहती हैं, ये सभी लोग वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ पर ये लोग लगभग शाम के साढ़े 6-7 बज रहे थे। तो आर्यन जो था, वहाँ पर आर्यन को कुछ अघोरी बैठे हुए मिलते हैं। तो वो उन्हें दूर से देखता है, तो वो उनके पास जाने का ट्राई करता है। तो जो इसके दोस्त वगैरह थे, वो आर्यन को रोकते हैं, कहते हैं कि भाई मत जा, क्या ज़रूरत है जाने की? हम यहाँ घूमने आए हैं, घूमते टहलते हैं, उसके बाद अपना चलते हैं। तो उस समय तो वो रुक जाता है, बट उसके मन में काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी कि वो जाकर उनसे बात करे। आखिर वो लोग वहाँ पर कर मतलब काफ़ी सारी चीज़ें, कि उसे जानना था कि आखिर ये लोग जहाँ पर चिताएँ जलाई जाती हैं, उनके आस-पास बैठ के आखिर कौन-सी ऐसी साधना करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जब उसके दोस्त उसे मना करते हैं, तो वो वहाँ पर नहीं जाता है। फिर वो लोग घूमते-टहलते हैं, उसके बाद खाना-पीना खाकर आराम से रूम में आ जाते हैं। रात के साढ़े 10 या 11 बज रहे थे, तो दोनों दोस्त अपने-अपने रूम में अलग-अलग चले जाते हैं सोने के लिए। तो जब ये चारों लोग रूम में सोने के लिए जाते हैं, तो अचानक जो आर्यन था, उसकी आँख रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में खुलती है। तो वो देखता है कि जो उसका दोस्त था उसके बगल में आराम से सो रहा था गहरी नींद में। तो वो सोचता है कि यार, मेरे दोस्तों को अगर मैं कहूँगा चलने के लिए रात के समय, तो वो मतलब जाएँगे नहीं और बहाना बताकर मुझे भी रोक लेंगे। तो वो ये सोचता है कि मैं बिना किसी को बताए घाट के किनारे जाऊँ रात के अंधेरे में, अभी 1:30-2 बज रहे हैं इतने टाइम। और आखिर मैं देखता हूँ कि वो जो अघोरी हैं वहाँ पर बैठ के आखिर कौन-सी ऐसी साधना करते हैं। तो वो अपने दोस्तों को जगाता नहीं है, ना ही उठाता है और अपने रूम से बाहर निकलता है। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ जानना आप लोगों के लिए ये भी ज़रूरी है कि जो होटल था, काफ़ी नॉर्मल होटल था, तो वहाँ पर कोई ऐसे गार्ड वगैरह नहीं था। तो वो आराम से होटल से बाहर निकल जाता है और मुश्किल से 5 से 10 मिनट चलने के बाद पैदल वो उस घाट के किनारे पहुँचता है। तो जब वो घाट पर रात के 2 बजे पहुँचता है, तो वो चारों तरफ देखता है कि भयानक सन्नाटा था। कुछ चिताएँ जो शाम के समय या रात में जली थी, उनकी थोड़ी बहुत राख और आग की लपटें जल रही थी और
बहुत सारा, काफ़ी बड़ा सा राख का ढेर लगा था और चारों तरफ सन्नाटा था, रात का समय था। तो वो देखता है तो उसे थोड़ा-सा डर लगता है, बट वो ये सोचता है कि आखिर मैं यहाँ जिस चीज़ के लिए आया हूँ, तो अगर मैं डर के वापस चला गया तो शायद मुझे कभी फिर मौका मिले या ना मिले। तो ऐसे ही वो घाट के किनारे घूम रहा था, तो उसे एक पुराना-सा, आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ, जैसे होता नहीं है कि लकड़ी लगाकर फिर उसके ऊपर कपड़े वगैरह रख के एक छोटा-सा टेंट टाइप का बना, काफ़ी पुराना-सा उसे दिखाई पड़ता है। तो वो सोचता है कि आखिर ये टेंट है किसका इतनी रात में? तो वो उस टेंट के पास जाने की कोशिश करता है। जब वो वहाँ पर जाता है, तो जो टेंट था उसके गेट पर उसे दिखाई पड़ता है, मतलब गेट क्या, अब जैसे थोड़ा-सा नज़दीक जाता है, गेट तो बोल नहीं सकते, जहाँ पर उसका एंट्रेंस था टेंट का, तो वहाँ पर वो देखता है कि बाहर थोड़ी बहुत राख पड़ी है, कुछ हड्डियाँ वगैरह पड़ी हैं। तो पहले वो ये सोचता है कि आखिर ये जो टेंट है ये है किसका, और ये जो राख वगैरह है ये आई कहाँ से? ये जो हड्डियाँ हैं आखिर किसकी हैं? फिर 1-2 मिनट सोचने के बाद वो सोचता है कि लाओ मैं इसे खोलकर चेक करता हूँ। अब आर्यन जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ाकर वो जो टेंट था उसका जो कपड़ा था उसे हटा के देखने की कोशिश करता है। तो जैसे ही आर्यन ने उस कपड़े को टच करा, उसे एक अजीब-सा बिजली का झटका-सा लगता है। जब उसे झटका लगता है तो वो हल्का-सा पीछे हो जाता है। पीछे होते ही वो देखता है कि उसी टेंट के अंदर से एक ब्लैक शैडो सी निकलती है। काफ़ी उसके लिए अजीब था, वो थोड़ी देर के लिए तो डर जाता है कि उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये शैडो आई कहाँ से। तो जब वो ये देखता है ना, तो देखते ही देखते वो शैडो अचानक गायब हो जाती है। अब ये देखने के बाद उसका पूरा शरीर काँपने लगता है, वो थोड़ा मतलब यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मैंने क्या देख लिया। और उसके बाद होता क्या है कि अचानक उसे चक्कर से आने लगते हैं और उसकी आँखों के सामने अंधेरा छा जाता है। अब ये सब सारी चीज़ें होने के बाद अगली सुबह होती है। तो उसके सारे दोस्त 5:30 से 6 का टाइम हो रहा था सुबह, तो उठते हैं। फिर वो सभी लोग एक-दूसरे के रूम में जाते हैं, एक-दूसरे से बात वगैरह करते हैं कि आज कहाँ-कहाँ चलना है। तभी वो ये लोग नोटिस करते हैं कि वो देखते हैं कि जो आर्यन है वो कहीं रूम में दिख नहीं रहा है। तो एक-दूसरे से पूछते हैं कि आखिर ये आर्यन गया कहाँ? तो वो सभी लोग कहते हैं यार मुझे नहीं पता, कोई कहता है मुझे नहीं पता। तो ये सभी लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ हो गए थे कि आखिर आर्यन रात में सोया तो हम लोगों के साथ ही था। तभी उनमें से उनका एक दोस्त था, उसे याद आता है कि आर्यन ने मुझसे कहा था कि यार मैं इन सब चीज़ों को देखना चाहता हूँ घाट पे जाकर रात के समय। तो आखिर क्या पता वो उसी घाट पर तो नहीं गया। तो आर्यन के सभी दोस्त डिसाइड करते हैं तीनों मिलकर कि चलो उस घाट के पास जाते हैं और चेक करते हैं। तो तीनों जब उस घाट के पास पहुँचते हैं तो एक वो अजीब-सा जो मैंने आपको टेंट बताया था पुराना-सा कपड़े और लकड़ी का, उसी के बाहर जो आर्यन था वो बेहोश पड़ा था। ये लोग देखते हैं, काफ़ी डर जाते हैं और भागकर उसके पास जाते हैं और पास जाने के बाद उसे उठाते हैं। अब जब आर्यन उठता है तो मतलब वो लग तो नॉर्मल ही रहा था, बट उसकी जो शरीर थी, उसकी बॉडी पूरी की पूरी गर्म थी। तो उसके दोस्त समझ नहीं पाते, वो उससे पूछते हैं कि आर्यन तू यहाँ आया कैसे? ये बता। तो उनको बताता है कि यार कल रात में मैं तुम लोगों को बिना बताए अकेले यहाँ आ गया था और फिर मुझे अचानक रात में चक्कर आया और मैं यहाँ पर शायद बेहोश हो गया। तो उसके दोस्त उसे कुछ नहीं बोलते, कहते हैं कि ठीक है यार कोई बात नहीं। फिर उसे वहाँ से वो ले जाते हैं, फिर कुछ वो लोग खाते-पीते हैं और फिर उसके बाद जो उन लोगों को घूमना-टहलना होता है, वो लोग दिन में घूमते-टहलते हैं और रात की उनकी ट्रेन थी। फिर चारों दोस्त बनारस से आराम से वापस अपने शहर दिल्ली आ जाते हैं। अब दिल्ली वापस आने के बाद जब चारों दोस्त आ जाते हैं तो कुछ दिन बीत जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल था, बट उसके बाद जो आर्यन था, उसके साथ अब अजीबो-गरीब चीज़ें होने का जो सिलसिला था वो स्टार्ट हो गया। सबसे पहली चीज़ आर्यन के साथ हो क्या रही थी कि जो आर्यन था उसका वेट अब डे बाय डे घटता जा रहा था। उसका वज़न काफ़ी कम हो गया था पहले के मुकाबले। उसकी जो आँखें थी हमेशा लाल रहने लगी थी और बात-बात पर उसे गुस्सा आ जाती थी। मतलब उसका जो बिहेवियर था अब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होने लगा था। तो उसके घरवाले समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर जब से ये ट्रिप से वापस आया है, आखिर ये ऐसा बिहेव कर क्यों रहा है? क्योंकि हमारा बेटा पहले कभी ऐसा था नहीं कि बात-बात पर गुस्सा हो जाए या फिर इसकी आँखें हमेशा लाल रहें। तो उन लोगों के लिए भी काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ें थी ये। अब जो आर्यन था जब रात के समय सोता, तो जब गहरी नींद उसे लग जाती रात के 12:30-1 बजते, तो अचानक से वो उठता और चिल्लाता और उठने के बाद वो कुछ अजीब-सी भाषा में कुछ-कुछ चीज़ें बोलता। उसके घर वाले आते तो वो समझ ना पाते। कभी-कभी उन लोगों को ऐसा भी फ़ील होता, उसके मम्मी-पापा को, कि जो आर्यन है उसकी आवाज़ ना बहुत मोटी हो जा रही है, किसी बूढ़े आदमी की तरह। और जब वो अगली सुबह सोकर उठता, तो जो उसके हाथ वगैरह थे उस पर उसे भूरे-भूरे निशान देखने को मिलते। ऐसा लगता था कि जैसे किसी चीज़ से उसकी स्किन को जलाया गया है। तो ये सारी चीज़ें देखकर उसके घर वाले अब थोड़ा बहुत परेशान रहने लगे थे।
अब इन सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और काफ़ी ज़्यादा उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिल रहा था कि जो आर्यन था वो कभी नॉनवेज नहीं खाता था, वो प्योर वेजिटेरियन था। बट अब उसके साथ होता क्या था कि उसे चिकन खाने के लिए हमेशा चाहिए होता था, नॉनवेज की वो घर वालों से हमेशा डिमांड करता था। और छुप-छुप कर वो कुछ जगहों से अपने दोस्तों के पास जाकर अब वो अल्कोहल भी कंज़्यूम करने लगा था, जो कि पहले वो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करता था, वो प्योर वेजिटेरियन था। तो ये सब चीज़ें अब उसके घर वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो रही थी। ये चीज़ें उसके लिए मतलब काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो रही थी कि हमारा बच्चा पहले ऐसा था नहीं, बट अब ये सारी आदतें इसे लग कहाँ से रही। अब ये सारी चीज़ें जब आर्यन के साथ काफ़ी डेली बेसिस पे होने लगी, तो आर्यन के मम्मी-पापा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। वो सोचते हैं कि हमारे बेटे को शायद कोई मेडिकल इश्यू है, उसे डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उसके पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो जब उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं, तो डॉक्टर जो थे कुछ समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि ऐसा कोई इश्यू नहीं था उसको कि जिससे ये सारी चीज़ें हो सकें, या कुछ ऐसे सिम्पटम्स उसे दिख नहीं रहे थे। तो डॉक्टर भी थक-हार के बोल देते हैं कि आपका बेटा एकदम ठीक है, उसे ऐसी कोई बीमारी नहीं है, क्या पता इसे थोड़ा मेंटल इश्यू हो रहा हो। तो वो लोग साइकियाट्रिस्ट वगैरह को भी दिखाते हैं, बट वहाँ से भी उन्हें ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होता, कि डॉक्टर भी कहते हैं कि इसे कोई ऐसा मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। आप अपने बेटे को घर ले जाइए और इसका ध्यान रखिए, मतलब बोल देते हैं कि हमें नहीं पता। तो उसके पेरेंट्स फिर उसे घर ले आते हैं। अब एक रात आर्यन आराम से अपने रूम में सो रहा था। रात के वही 12:30-1 बज रहे थे, तभी जो उसके पेरेंट्स थे, आर्यन के बगल वाले रूम में आराम से सो रहे थे। तो रात के 12:30-1 बजे आर्यन के चीखने की आवाज़ आती है। तो उसके मम्मी-पापा जब भागकर उसके रूम में जाते हैं आर्यन के, तो आर्यन अपने बिस्तर पर बैठा था और ज़ोर-ज़ोर से एक मोटी-सी आवाज़ में बोल रहा था कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। अब ये चीज़ सुनने के बाद जो उसके मम्मी-पापा थे, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए कि आखिर मेरा बेटा ऐसे क्यों बोल रहा है कि मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। तो उसके जो पापा थे वो समझ जाते हैं कि मेरे बेटे के साथ कुछ न कुछ ऊपरी प्रॉब्लम है, कुछ न कुछ भूत-प्रेत या कुछ ऐसा चक्कर है, जो कि अभी तक शायद मुझे लग रहा था कि नहीं है, बट ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके जो पापा थे वो इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझ गए थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं किसी से बात करूँगा कि आखिर कोई तांत्रिक या बाबा के बारे में पता चले, तो मैं अपने बेटे को ले जाकर वहाँ पर दिखाऊँ। तो ऐसे ही वो एक मतलब गाँव के एक फ्रेंड थे उनके, मतलब जो आर्यन के पापा थे, उनके गाँव के एक फ्रेंड के एक लोग से वो पता करते हैं कि आखिर आप किसी के बारे में जानते हैं जो ऐसी चीज़ें देखता हो, भूत-प्रेत वगैरह। तो उनके फ्रेंड ना एक तांत्रिक बाबा के बारे में बताते हैं, जो कि काफ़ी मतलब उनके पास सिद्धियाँ थी, काफ़ी प्रसिद्ध थे इन सब चीज़ों को लेकर। तो जब आर्यन के पापा को पता चलता है, तो वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है, मैं अपने लड़के को लेकर उनके पास जाऊँगा दिखाने। अब जो आर्यन के पिता थे, आर्यन को लेकर एक दिन तांत्रिक जो बाबा थे, उनके पास पहुँचते हैं। तो पहले जब आर्यन एंटर होता है रूम के अंदर, तो जो बाबा थे, वो दूर से देखते हैं आर्यन को, तो उनके चेहरे पर एक अजीब-सी परेशानी दिखाई पड़ती है। तो जो आर्यन के पापा थे, वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये जो बाबा हैं, मेरे बेटे को इतना ध्यान से आखिर क्या देख रहे हैं। तो बोलते हैं कि ठीक है, आपके बेटे के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स हैं, हम देख लेंगे, बट इसे कम से कम 1 हफ्ता हमारे पास छोड़ना होगा, हमारी निगरानी में रखना होगा। तो आर्यन के पिता जो थे, वो कहते हैं ठीक है, मैं भी यहीं रुक जाऊँगा और आप बस इसे सही करिए। तो जो आर्यन था, बाबा ने उसे अपने पास 1 हफ्ते तक रखा और उन्होंने काफ़ी सारे जो मंत्र वगैरह थे, पूजा-पाठ वगैरह, तंत्र वगैरह करके उसका इलाज करना स्टार्ट करा। अब जब उसका इलाज करते थे, तो रात के समय जो आर्यन था, वो बहुत तेज़ी-तेज़ी से चिल्लाता था। अब कम से कम 5 से 6 दिन हो गए, बीत गए, कि जो आर्यन था वो बाबा के पास था, वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे उसे ठीक करने की। तो जब 7वाँ और आखिरी दिन आता है, तो जो बाबा थे, उन्होंने आर्यन को सामने बिठाया और जो आर्यन के पिता थे, वो भी आर्यन के बगल में खड़े थे। तो बाबा के हाथों में गंगा जल था और उन्होंने उस गंगा जल को कुछ मंत्र वगैरह पढ़े और जो आर्यन था उसके ऊपर फेंक दिया। अब जैसे ही जो वो जल था आर्यन की बॉडी पर पड़ता है, तो एक अजीब-सी चीख निकलती है आर्यन की और आर्यन एक अजीब भाषा में बोलता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे इसके शरीर से मत निकालो। मेरी साधना अभी अधूरी है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। और ये जो आवाज़ थी, ये आवाज़ बहुत ही मोटी और किसी बूढ़े आदमी की लग रही थी। तो ये सुनने के बाद जो बाबा थे वो समझ गए कि इसे किसी तांत्रिक या अघोरी किसी ने, उन्हें मतलब श्योर नहीं था कि आखिर इन दोनों में से कौन है, बट यही दोनों में से कोई एक है जिसके शरीर को, मतलब जो आर्यन का शरीर है, उसे कब्जे में कर रखा है।
तो उसके बाद वो पीछे नहीं हटते हैं, उन्होंने काफ़ी सारे तंत्र वगैरह करे, मंत्र पढ़े और काफ़ी कुछ करा। उसके बाद एक अचानक भयानक सी ब्लैक शैडो होती है, जो ऐसा लगता है मतलब धुएँ टाइप का आर्यन के शरीर से निकलती है और हवा में गायब हो जाती है। अब ये बोल होने के बाद जो बाबा थे वो आर्यन के पिता से कहते हैं कि आपका लड़का ठीक हो गया है। अब आपको कम से कम महीने भर इसका ख़्याल रखना होगा और इसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा बहुत इस पे मतलब नज़र रखनी होगी। तो ऐसे ही होता है, वो अपने लड़के को घर ले जाते हैं और वो देखते हैं कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अब वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाता है। बट अब उनके पिता के मन में एक अजीब-सी चीज़ थी कि सारी चीज़ें तो ठीक है, अब मेरा लड़का ठीक होने लगा है। बट आखिर इसके ऊपर हुआ क्या था? आखिर इसे पकड़ा किसने था? ये सवाल उनके मन में घूम रहे थे। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं बाबा के पास फिर से जाऊँगा और आखिर पूछूँगा कि आखिर मेरे बेटे के ऊपर जो चीज़ थी, आखिर वो थी क्या? अब जो आर्यन के पिता थे, अपने मन में सवाल लिए बाबा के यहाँ पहुँचते हैं। तो बाबा से वो पूछते हैं कि बाबा ये बताइए, मेरा जो लड़का आर्यन है, आखिर उसके ऊपर कोई नॉर्मल भूत था? क्या आखिर कौन-सी शक्ति थी जो उसे परेशान कर रही थी? तो जो बाबा थे पहले तो एक गहरी साँस लेते हैं और बताते हैं कि ये कोई साधारण भूत नहीं था तुम्हारे लड़के के ऊपर, बल्कि एक तांत्रिक का भूत था। एक ऐसा तांत्रिक जो कि साधनाएँ करते वक़्त उसकी जान चली गई थी। वो उसी घाट पर रात के अंधेरे में बुरी शक्तियों की सिद्धि कर रहा था और सिद्धियाँ करते वक़्त ही वो जो शक्तियाँ थी उन्होंने ही उसकी जान ले ली और उसके बाद से उसकी जो आत्मा है उसी घाट के उसी कोने पे उसी किनारे रह गई। और ये सुनने के बाद वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं कि आखिर तांत्रिक यहाँ पर मतलब घाट पे कैसे? उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि आखिर वहाँ पर रात के समय तो सिर्फ़ अघोरी वगैरह दिखाई पड़ते हैं। तो बाबा ने उन्हें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताई कि उन्होंने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि रात के समय जहाँ चिताएँ जल रही हैं, उस घाट पर सिर्फ़ अघोरी ही साधना करते हैं। यहाँ पर कुछ बुरे तांत्रिक भी आते हैं जो कि अपनी बुरी शक्तियों की सिद्धियाँ करने के लिए आते हैं और ये लोग भी काफ़ी सारी साधनाएँ रात के समय करते हैं। तो ऐसे ही वो बुरा तांत्रिक था जो बुरी शक्तियों की साधना कर रहा था और साधना करते-करते बीच में उसकी जान चली गई और जान जाने के बाद उसकी आत्मा वहीं भटक गई और उसके मन में ये था कि मुझे कोई ऐसा शरीर मिल जाए जो कि मतलब एक हिसाब से पवित्र हो, जिसके अंदर जाकर मैं अपनी साधनाएँ फिर से पूरी कर सकूँ। इसलिए उसने आपके बेटे के शरीर को निशाना बनाया और उसे अपने कब्ज़े में कर लिया। तो ये जो आंसर था, जो आर्यन के पिता थे उन्हें मिल चुका था, तो वो वापस घर लौट आते हैं। फिर वो ध्यान देते हैं, धीरे-धीरे जो आर्यन था उसकी हालत सुधरने लगी, उसका धीरे-धीरे वेट बढ़ने लगा, उसके जो शरीर पे निशान वगैरह थे, वो धीरे-धीरे अब गायब होने लगे। तो उसके बाद फिर आर्यन की ज़िंदगी नॉर्मल हो गई, वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीने लगा। बट कभी-कभी रात के समय अभी भी वो चौंक-वौंक जाता है, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब ये सब चीज़ें जब उसकी लाइफ़ में हो रही थी, तो सब कुछ ठीक होने के बाद उसने अपने फ्रेंड वगैरह से, अपने दोस्तों से बातें शेयर करी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ, इस वजह से इतने दिन से मैं तुम लोगों से मतलब नहीं मिल पा रहा था। तो आर्यन के फ्रेंड ने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर करी पूरी। ये स्टोरी लॉकडाउन के बाद की है। तो ये जो पूरी स्टोरी थी, मैंने आप सभी लोगों के साथ शेयर कर दी। आप सभी लोगों के दिमाग में क्या थॉट्स हैं इस स्टोरी को लेके, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं या फिर आपको हॉरर स्टोरीज़ पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी मैं आप सबसे मिलूँगा किसी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी हॉरर स्टोरीज़ की कहानियाँ हमारे चैनल पर आती रहेंगी।